ठीक है, चलो अभी स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है? तो हम लोगों को पता है कि सेल पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर। तो अगर मान लो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करूं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर में क्या होगा, उसको मैं ऐसे लिखूंगा ई नॉट सेल। और अगर नॉर्मल वाला होता तो ई सेल ओनली लिखा था, जो कि इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला और प्लस यहाँ पे ई प्लस यहाँ पे रिडक्शन वाला, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको जान के रखनी है। तो ये नॉर्मल वाला हो गया, और जो ई नॉट है ये एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, उसमें हो गया ये ई सेल। तो इसका जो एडिशन होगा ये भी आपको देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऐसे लिखोगे ई नॉट करके, ऑक्सीडेशन मतलब स्टैंड, इसको रीड कैसे करोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, समझा, या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी आप कह सकते हो। तो बस ये नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड लगा दो सामने। स्टैंडर्ड मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ गया? तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको याद रखनी है। नाउ गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है? कोई कोई इसे नंस्ट कहता है, नंस्ट, मैं इसे नर्नेस्ट कहता हूँ। मेरी टीचर भी ऐसे कहती थी, तो मैं क्या करूँ, मैं वैसे ही कहता हूँ। ठीक है, नर्नेस्ट कहो या नंस्ट कहो या जो कहना है कहो, आपके ऊपर, स्पेलिंग याद रखना बस। ठीक है, सो नंस्ट इक्वेशन क्या कहता है ये जानते हैं अभी। तो गाइस जो नंस्ट इक्वेशन अभी हम समझने वाले बहुत इजी तरीके से। आपको मे बी, मैं आई होप कि आपने थर्मोडायनामिक चैप्टर सीखा होगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें सिखाई है आपको कैसे आया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो नंस्ट इक्वेशन क्या होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों होता है जानते हो? ये हमें बताता है कि अपना जो सेल पोटेंशियल है, अपना जो सेल पोटेंशियल है वो कितना डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो सेल पोटेंशियल मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो मान लो 2 सेल आपके पास है माय डियर, ओके, और इसके अंदर एक सेल है, दूसरा सेल है, ओके, सपोज दैट, ओके। चलो यहां से आपका ये सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है। ठीक है, चलो यहाँ पे बीच में आपने पोटेंशियल के लिए कोई भी चीज लगा रखी है। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये नर्नेस्ट इक्वेशन वाला। तो जो गाइस सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो अगर मान लो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा मेरे पास आयंस होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिडक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा रिडक्शन होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से मूवमेंट होगा बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, ये बात हमको पता चली। सो यही चीजें हमें थोड़ा सा फाइंड करनी है। फिर दूसरी बात ये और दिखाता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड नॉर्मल सेल पोटेंशियल, मतलब कि नॉर्मल सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में भी डिफरेंस दिखाता है। उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन। चलो दिखाते हैं फिर। ठीक है, तो गाइस सपोज दैट यू हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जो स्मॉल वाले हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर दिखा रहे हैं, मतलब उसके बगल में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। और ए बी और सी डी जो कैपिटल वाले हैं वो तो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं। ओके, चलो देखते हैं अभी। तो सेल वोल्टेज कैसे मिलेगा? तो ई सेल हमने देखा है कहाँ पे, आपने इसे 11th में भी पढ़ा होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा। किसी भी रिएक्शन का सेल वोल्टेज इन्हीं रिएक्शन से मिलता है। तो ई सेल ये आपका हो गया सेल वोल्टेज, या फिर ईएमएफ, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो सेल पोटेंशियल भी कह सकते हो। और ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसको इससे हमको माइनस करना होता है आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और ये प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन, यही है। ये आपका प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, ये RTNF क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। RTNF क्या होता है देख लो यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। अब देखो गाइस मान लो ये LN है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको मान लो बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है LN को अगर मान लो आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log to the base 10 लिख दो बस LN की जगह में, और बाकी सारी चीजें सेम। देखो यहाँ पे log to the base 10 और 2.303, फिलहाल मैंने RT से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 2.303 RT अपॉन NF log to the base 10, बाकी सब सेम।
यहाँ पे n क्या है, मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। f क्या है आपका चार्ज है यानी फराडे 96500। टेम्परेचर जो भी रहेगा। r गैस कांस्टेंट होती है, आपने 11th में आइडियल गैस इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 10 में केमिस्ट्री के। ठीक है, तो 8.314 जूल पर किलो पर मोल आपके लिए ये आपका गैस कांस्टेंट बन जाएगा। सो गाइस यही है आपका नर्नेस्ट इक्वेशन, दिस इज योर नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका नर्नेस्ट इक्वेशन होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके चलो, अब गाइस अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखो एक यहाँ पे बात करता हूं, अगर मेरा किसी भी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, यानी कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब इक्वल हो जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब इक्वल हो जाए, तो यानी कि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरी वैल्यू 1 आएगी। समझ गया कि नहीं? अगर पूरा इक्वल हो जाए, 1 हो जाए, मतलब ए सी डी सब इक्वल हो जाए, सब कट जाएगा और 1 बचेगा। तो अगर log टू द बेस 10 n क्या होता है, 1 क्या होता है, 1 log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये पूरा वैल्यू ही 0 बन जाएगी फिर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई सेल जो होगा वो ई नॉट सेल के मतलब हो जाएगा, यानी कि जो आपका सेल है वो आपके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बराबर होगा जो नॉर्मल सेल है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब स्टैंडर्ड वाले के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन सब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, सो ये मैंने कंडीशन बताई है, बाकी ये पूरा आपका नर्नेस्ट इक्वेशन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। चलो गाइस, अगर मैं इसी की बात करूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करूं तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो गाइस आपको पता है 2.303, देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करूं तो ये 2.303 इंटू आर की जगह में आप ये गैस की वैल्यू डालो, टी की जगह में आप 25 डालो, ठीक है, और एफ की जगह में आप 96500 डालो और एन को वैसे ही रहने दो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल आपको वोल्टेज मिलेगा, सॉल्व करके देखना 2.303, आर की जगह में आप 8.314 डालो, ठीक है, यही वैल्यू देख लो यहाँ पे, ये वाली वैल्यू डालो, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू आप टी की जगह में 25 डिग्री सेल्सियस डाल दो, ठीक है, और अपॉन एफ के जगह में, मतलब एफ है जो आपके सामने, चाहो तो आप 96500 डाल दो, ठीक है, और इनटू आपके सामने वही एन बचेगा, एन तो आपके पास बचेगा ही। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको चाहे करके देख लो, आपको यही मिलेगा, यही आपको मिलेगा, चाहे तो करके आप देख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, तो इसीलिए मैं गाइस अभी मैं इसके जगह में डायरेक्टली ये इस्तेमाल करूंगा फॉर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, बार बार जब करूंगा तो ध्यान रखना। तो यानी कि मैं 2.303 RT अपॉन n सिर्फ इतने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इतना पूरा, और इसके लिए, ये इसके लिए मैं पूरा आपको क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ 0.0592। आप करके देखो कैलकुलेट इसको, ये आपको आएगा, ठीक है। तो 0.0592 वोल्टेज आपको मिल जाएगा, और उसी की जगह में यहाँ पे देखो मैं लिख दिया, यहाँ पर मैन बच गया, और बाकी सारी चीजें सेम। फिर जो ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन है। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन जो है, नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये आपका जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये नर्नेस्ट इक्वेशन है नॉर्मल कंडीशन के लिए, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला जरूर याद रखो, 25 के लिए आया भी तो आप 25 यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो ये वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट फिर भी 25 के लिए 0.0592 आप याद ही रखो इसकी वैल्यू, ठीक है, ये बात आपको याद करने में क्या जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके गाइस, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ द सेल पोटेंशियल, मतलब सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक सेल का रिएक्शन लिखा हुआ है, सेल रिएक्शन। तो ये जो चीज है इसका मतलब समझ गए रहोगे आप क्या है, CD से CD2+ बना, यानी कि कैडमियम, जो CD है आपका ये कैडमियम होता है। तो कैडमियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ही होता है, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, क्योंकि Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किए होंगे तभी जाके Cu बनेगा, और बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। सो इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि पहले वाला जो CD है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, मैंने पहले बताया है। लिमिटेड चीजें याद रखनी है, कितनी वही चीजें तो बार बार रिपीट हो रही है, और क्या हो रहा है। और यहाँ पे Cu2+ जो कि यहाँ पे दूसरे साइड लिखा हुआ है ये रिडक्शन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कि रिडक्शन कैथोड है। इन दोनों का ओवरऑल यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बाकी सब सेम लिख दो, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन बताओ क्या होगा। सो E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.0592 अपॉन 2, मतलब क्या यहाँ पे देखो n होता है ना, n नंबर ऑफ मोल, तो n मतलब नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं आप बताओ जरा। 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहा था ना वो, और उसी से हमें नंबर ऑफ मोल पता चलता है। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रियल में n होता है, देखो आपको दिखाता हूँ, n मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं वो होता है n। यहाँ पे कितने n हुए 2, मतलब n कितना है 2 रहेगा, यहाँ पे n की जगह में 2 डाल दो, log द बेस 10। और इस रिएक्शन में देखो
हम लोग क्या करते थे, ये रिएक्शन में हम क्या करते थे, जो प्रोडक्ट साइड में है, क्या, जो अपना प्रोडक्ट साइड में, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में उसको ऊपर, जो रिएक्टेंट साइड में उसको नीचे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या है, CD प्लस CU अपॉन CU2 प्लस CD, ये चीज लिखी हुई ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरीके का ओवरऑल रिएक्शन रहेगा ना, जहाँ पे प्लस वाले और ऐसे आएंगे या माइनस वाले कुछ भी आ सकते हैं, तो सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना है, बाकी को छोड़ देने का, बाकी में फोकस नहीं करने का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड का CD प्लस यहाँ पे लिख दो, रिएक्टेंट साइड का CU2 प्लस यहाँ पे लिख दो। दिस इज एट फॉर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, तभी तो 0.0592 यूज किया है, नहीं तो फिर 2.303 RT अपॉन NF यूज किया होता है यहाँ पे, समझा कि नहीं। अगर 25 के लिए नहीं होता तो ऐसे यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब एक चीज आपको समझ में आई क्या? अब देखो, अगर आपको मान लो E0 सेल, E सेल पता है, तो आप किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यही समझना है गाइस, पहली बात कि आपको सिर्फ इनमें और इनमें फोकस करना होता है। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट का पहले, फिर देन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का लिखो, और 0.0592 क्यों है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं। N की वैल्यू 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मोल का इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे, और बाकी पूरा नरेस्ट इक्वेशन बन गया। सिमिलरली गाइस यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे देखो, मान लो अगर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, अब जिंक है, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलहाल नहीं, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब जाके जिंक बनाएगा, यहाँ पे फिलहाल रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑफ द जिंक यहाँ पे हुआ है। अब बाकी दूसरा रिएक्शन तो है नहीं, सिर्फ आपका इसी का, अगर बोलते सिर्फ इसी का बताओ मुझे, सिर्फ इसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का बताओ, ये तो पूरा सेल पोटेंशियल हो गया। सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, बट इलेक्ट्रोड के केस में सिर्फ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, सिर्फ रिडक्शन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, आप ऑक्सीडेशन का सिमिलरली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में कुछ भी है क्या, प्लस वाले, इस तरीके के प्लस वाले है क्या, प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं तो आपको 1 लेना है, कुछ नहीं है अगर तो आपको क्या लेना है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है, जब कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड में क्या है, Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस डाल दो, और बाकी 25 डिग्री सेल्सियस के लिए तो हम लोग चेक ही करते हैं, तो यहाँ पे 0.592 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाकी फिर ये सारी चीजें हमें पुट कर दो, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको ये मिल गया। यही आपका जिंक, ठीक है, ये आपको जान के रखना है। अगर यही गाइस आपको मान लो ऑक्सीडेशन होता तो क्या करते, तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन होता, तो ऑक्सीडेशन के लिए मैं गाइस यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लो ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम है मान लो, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता जानते हो, तो ये बनता है EMg इक्वल टू E0, और आपका यहाँ पे Mg लिख दो माइनस 0.0592, ठीक है, 0.0592 अपॉन 2, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 आया, 1 होता तो 1 आता, लॉग टू द वेस्ट है। प्रोडक्ट साइड में Mg2 प्लस है, तो Mg2 प्लस प्रोडक्ट साइड में है, बट ऑन द रिएक्टेंट साइड है क्या, नहीं है, तो अपॉन में ओनली 1 आएगा, तो ये लिख के फायदा भी नहीं, बस इतने पे छोड़ दो, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने वो बताया है। जब प्रोडक्ट साइड में कोई भी आयंस रहेंगे ही नहीं प्लस माइनस, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इस्तेमाल करना है, तब 1 लेने का, जिस साइड नहीं रहेगा तो 1 ले लेने का, अगर है तो वो लिख दो, समझ गया। और एग्जाम में बुक में गिवन रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग इसमें गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली अपनी गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल क्या होता है। सेल रिएक्शन मतलब जो गिब्स एनर्जी की सेल रिएक्शन से वो क्या होती है। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिकल वर्क से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइन टू लाइन में एकदम अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन। कोई भी अगर सेल का रिएक्शन, सेल रिएक्शन मतलब जानते हो क्या होता है, सेल रिएक्शन मतलब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव कटायन बनाते हैं, और ये आपका एनायन बनाते हैं निगेटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आपका सेल रिएक्शन कहलाता है। तो इसकी गिब्स एनर्जी कितनी होगी। अब गिब्स एनर्जी के बारे में हमने थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, तो चलो इसके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क एग्जैक्टली कहलाता क्या है, गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कहलाता है, पहले हम ये जानते हैं। तो एक डेफिनेशन है गाइस जो कि गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, वही डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका जो वर्क डन होगा, अब गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क ही कहलाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा जानते हो, वो इक्वल रहेगा कितने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पहला वीडियो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज का फ्लोटेशन, फ्लो कितना फ्लो होता है, मूवमेंट कितना होता है चार्ज का, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मल्टीप्लाई करने का सेल पोटेंशियल से,
सेल पोटेंशियल मतलब E, ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इनटू सेल पोटेंशियल, यानी प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड एंड सेल पोटेंशियल के बीच का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वही होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। या और यहाँ पे एक बात और बता दूं, कितना चार्ज पास होगा, मतलब कोई भी कितना चार्ज पास होगा, जितना नंबर ऑफ मोल होगा और जितने फराडे ऑफ चार्जेस अवेलेबल होंगे उतना ही चार्ज हमेशा पास होता है। इसकी पहले की वीडियो में हमने अच्छे से देखा है। तो चार्ज पास्ड यानी कि N/F होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास की जगह में मैं NF रख सकता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चार्ज पास यानी कि NF होता है, ओके। और इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब E सेल, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क आपका NF ऑफ E सेल हो जाएगा, समझा कि नहीं। यानी कि जो E सेल मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स भी आप कह सकते हो E सेल को, अगर एग्जाम में पूछ लिया सारा दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पूछ लिया तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आपको आना चाहिए कि यही होता है, तो वो ऐसा ही पूछ सकता है। सेल पोटेंशियल, तो ये भी सेल पोटेंशियल भी यही है। अगर स्टैंडर्ड पूछा तो यहाँ पे आपको बस ऐसा डॉट लगा देना है। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें नर्नेस्ट इक्वेशन से मिलता है, नर्नेस्ट इक्वेशन से, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, ओके। चलो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब आपका इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है ये पता चल गया है। नाउ अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था गिब्स एनर्जी के बारे में। गिब्स क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो हमेशा गिब्स एनर्जी के निगेटिव के इक्वल होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो इक्वल रहेगा गिब्स एनर्जी के, बट निगेटिव के इक्वल रहेगा। ये ऐसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क अभी अभी हमने फाइंड किया NF ऑफ E सेल होता है, तो इजिकल टू ये माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी आपकी चेंज इन गिब्स एनर्जी कहलाती है, डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, मैंने खत्म कर दिया थर्मोडायनेमिक्स, अच्छे जाके देख लो, ठीक है। सो नाउ इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस NF ऑफ E सेल आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यही है गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, वेयर गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड इनटू नंबर ऑफ फैराडे यानी कि चार्जेस पास्ड इनटू सेल पोटेंशियल, और ये सारा माइनस साइन में रहेगा, ठीक है। तो ये सब का सब आपका पूरा एक रिलेशन हो गया बिटवीन द गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच में। अगर यही मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूं तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल होगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बन जाएगी ये डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कितने बार बताऊं, जैसे कि ई सेल है ये आपका इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह सकते हो, बट ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, ये आपका कहलाएगा सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके। यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल कंडीशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहाँ से मिलता है, नर्नेस्ट इक्वेशन या नन्स्ट इक्वेशन से मिलता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में, याद रखो सबको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के, इसके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन अभी हमें ये मिला, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और थर्मोडायनामिक चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गिब्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की कंडीशन में क्या मिल रहा था, तो डेल्टा जी ये आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है और माइनस RT ln k, वेयर ln इज द नेचुरल लॉग, जिसकी जगह में आप 2.303 log to the base 10 लिख सकते हो, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ये हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि मतलब एक रिलेशन है, थर्मोडायनामिक चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उसको ये फॉर्मूला याद होगा कि गिब्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln k बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन दोनों रिलेशन में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, NF E सेल, ऐसा है ना, E नॉट ऑफ द सेल यानी कि NF इनटू सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यही है ना, मतलब डेल्टा जी की जगह में माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल यहाँ पे रख सकता हूँ। चलो वही रख देता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस NF E ऑफ द सेल। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस को इधर भगा सकता हूँ मैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस वही मिलेगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा उसको, जब पुट कर दूंगा तो मुझे ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों को रिलेट कर दूंगा, देखो पुट किया तो ये आ गया। अब यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, और E नॉट ऑफ द सेल क्या मिलेगा, RT ln k अपॉन यहाँ से NF, यहाँ से NF आ गया। और ln की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ln की जगह में 2.303 इंटू द लॉग टू द बेस 10,
तो क्या मिला रिलेशन अपने को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF इंटू द लॉग टू द बेस 10। ये मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन और आपके सेल पोटेंशियल का रिलेशन। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, देखो क्या लिखा है टॉपिक, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन आपको मिल गया, दैट्स इट। और आपको क्या चाहिए, और अगर मैं यही बात करूं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या मिलेगा स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड सेल मतलब स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि 2.303 RT अपॉन N ये क्या देता है हमें, अपॉन F आएगा यहाँ पे, F ये क्या देता है हमें 0.0592, यही तो मिलता है ना इसकी वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें ये मिलता है। तो हम देखो वही चीज यहाँ पे रखें और अपॉन N बचेगा वो सिर्फ यहाँ पे डाल दो, बाकी सब गायब हो गया। ये पूरा इस पूरी फील्ड के जगह में, F वाली पूरी फील्ड के जगह में 0.0592 होगा और अपॉन N log to the base 10 into K और आपका मिल गया E नॉट ऑफ द सेल। आप एक बार कैलकुलेट करना, आपको मिल जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। 25 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा नॉर्मल, याद रखो बस वो कितना होगा, फिर आप 25 में तो पुट करके वैसे भी निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। गाइस आपको बता दो कि इन बड़े बड़े क्वेश्चन के फॉर्मूलाज में जब आप सॉल्व करोगे ना न्यूमेरिकल, तो आपको जो भी कैलकुलेशन आएगा बहुत बड़ा आएगा, उसमें आपको लॉग में आपकी एकदम पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। और लॉग की वीडियो मैंने बना के रखी है पहले से ही, तो प्लीज जाना और लॉग की वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लॉग के बड़े बड़े कैलकुलेशन आप चुटकियों में बजा के कर सको, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।